वर्ष 1968। सिक्किम की ऊंची चोटियां, यहां हवा नहीं, बर्फ के तूफान चलते हैं। हरभजन सिंह अपनी पंजाब रेजिमेंट के साथ इसी बर्फीली ढलान पर तैनात थे। थर्मामीटर 0 से 20 डिग्री नीचे था। अक्टूबर की एक सुबह राशन और हथियारों का एक काफिला नाथुला दर्रे की ओर बढ़ा। हरभजन सिंह सबसे आगे थे। बर्फ की चादर हर ओर फैली थी। अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया। दृश्यता शून्य हो गई। जब तूफान थमा तो काफिला तो पहुंच गया, लेकिन हरभजन सिंह वहां नहीं थे। उनके पैर के निशान बर्फ में अचानक रुक गए थे। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई संघर्ष के संकेत नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक खाली बर्फीला मैदान। क्या वे किसी गहरी खाई में गिर गए, या क्या वे सीमा की उस पार कहीं खो गए? सेना ने होंठों तक चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। गायब होने के बाद वे कहां गए? सिक्किम की इन खामोश चोटियों ने एक ऐसा राज्य दबा लिया है जो आज भी अनसुलझा है। क्या वे सच में इतिहास के पन्नों में खो गए, या उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था? पंजाब के फैसलाबाद की धूल भरी गलियों में हरभजन सिंह का बचपन बीता। यहां के अखाड़ों में उन्होंने कुश्ती सीखी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे उठते, पसीने में तर होकर घंटों दौड़ लगाते। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि जीवन का अर्थ कठिन परिश्रम में है। 18 साल की उम्र में उन्होंने सेना की भर्ती रैली देखी। हजारों युवक वहां जमा थे। हरभजन सिंह ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ पूरी की। बार बार की गई शारीरिक परीक्षाओं में वे अव्वल रहे। जब उन्होंने पहली बार पंजाब रेजिमेंट की वर्दी पहनी तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक गहरी एकाग्रता थी। वे परेड ग्राउंड पर घंटों तक एक ही मुद्रा में खड़े रहते। जब कमांडिंग ऑफिसर ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वे हिले तक नहीं। उनकी आंखें सीधे सामने देख रही थीं। यह केवल एक नौकरी नहीं थी, यह उनके लिए एक संकल्प था। उन्होंने हथियारों को संभालना सीखा, निशाना साधना सीखा और हर ड्रिल को 100% सटीकता के साथ पूरा किया। यही वह दृढ़ता थी जो उन्हें फैसलाबाद के एक साधारण युवक से भारतीय सेना के एक अनुशासित सिपाही में बदल रही थी। नाथुला दर्रे की ऊंचाई 13,000 फीट है। यहां हवा इतनी पतली है कि हर सांस एक चुनौती बन जाती है। हरभजन सिंह यहां तैनात थे। उनकी जिम्मेदारी थी राशन और हथियारों की आपूर्ति को सुरक्षित रखना। वे सुबह 4 बजे उठते, भारी बक्से अपनी पीठ पर लादते और बर्फ की ढलानों पर चढ़ते। उनके जूते बर्फ में धंसते, मगर वे रुकते नहीं। उन्होंने रसद के ट्रकों के पहियों पर जंजीरें बांधी ताकि वे फिसले नहीं। हर दिन वे आपूर्ति लाइनों का निरीक्षण करते। जब बटालियन के जवान भूखे होते, हरभजन सिंह खुद खाना छोकर उन्हें अपना राशन देते। वे जवानों के साथ बैठकर बंदूकें साफ करते और उन पर तेल लगाते। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जब भी कोई जवान थकान से चूर होता, वे उनके पास जाकर पानी का बर्तन बढ़ा देते। पूरी बटालियन उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। उनकी कार्यक्षमता का लोहा सब मानते थे। वे केवल एक सिपाही नहीं थे, वे उस बर्फीले दुर्ग में रसद और उम्मीद की आखिरी कड़ी थे। उनकी उपस्थिति मात्र से जवानों का आत्मविश्वास बढ़ जाता था। उन्होंने अपनी मेहनत से उस दुर्गम चोटी पर सम्मान का एक मजबूत आधार बनाया था। अक्टूबर 1968 की वह सुबह नथुला में असामान्य रूप से शांत थी। हरभजन सिंह ने अपनी मेज पर रखे नक्शे को अंतिम बार देखा और रसद के काफिले के लिए निर्देश दिए। उन्होंने ट्रक के दरवाजे को जोर से बंद किया, इंजन में चाबी घुमाई और पेट्रोल की गंध हवा में तैरने लगी। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहियों के नीचे जमी हुई बर्फ चरमराने लगी। हरभजन सिंह ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका, जहां धुंध की चादर धीरे धीरे पहाड़ों को ढक रही थी। अचानक मौसम का मिजाज बदला। बर्फीली हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली। दृश्यता घटकर कुछ फीट रह गई। ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी सफेद कोहरे से टकराकर वापस लौट आई। काफिला एक तंग मोड़ पर रुका। हरभजन सिंह नीचे उतरे। उन्होंने अपने दस्ताने ठीक किए और आगे का रास्ता देखने के लिए कोहरे के अंदर कदम बजाए। उनके भारी जूतों की आवाज बर्फ में दबती गई। ट्रक के पीछे खड़े चालक ने उन्हें पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवा की गड़गड़ाहट बढ़ गई। हरभजन सिंह कोहरे के
उस घने घेरे में ओझल हो गए। 5 मिनट बीते, फिर 10, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल बर्फ के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रक का इंजन अभी भी चालू था, लेकिन जिस सिपाही ने इसे निर्देशित किया था, उसका नामोनिशान मिट चुका था। काफिला वहीं रुक गया और डर की एक लहर जवानों के बीच दौड़ गई। रेडियो सेट पर शोर बढ़ गया। बटालियन कमांडर ने तुरंत सर्च ऑपरेशन के आदेश दिए। 100 से अधिक जवान अपनी राइफलें और फावले लेकर उस मोड़ की ओर दौड़े जहां हरभजन सिंह आखिरी बार दिखे थे। जवानों ने बर्फ की परतों को काटना शुरू किया। फावड़े बर्फ से टकराकर धातु की तीखी आवाज पैदा कर रहे थे। एक एक इंच जमीन खोदी गई। कहीं कोई पैर का निशान नहीं, कहीं कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं। वे चिल्लाए, लेकिन पहाड़ केवल प्रतिध्वनि लौटा रहे थे। सर्च लाइटों ने कोहरे को चीरने की कोशिश की, मगर रोशनी बर्फ की धूल में ही विलीन हो गई। हेलीकॉप्टर ने ऊपर से चक्कर लगाए, नीचे केवल सफेद सन्नाटा था। 3 दिन बीत गए। जवानों की उंगलियां जमने लगीं, उनके चेहरे सुन्न पड़ गए। तलाशी दल वापस लौट आया। हरभजन सिंह का कोई सुराग नहीं मिला, कोई लाश नहीं, कोई दुर्घटना का सबूत नहीं। बटालियन के कैंप में सन्नाटा पसर गया। मेस में उनकी कुर्सी खाली पड़ी थी। जवानों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। हर कोई अपनी राइफल साफ करता, लेकिन नजरें दरवाजे पर टिकी रहतीं। यह केवल एक लापता सिपाही का मामला नहीं था, यह एक ऐसा शून्य था जिसने पूरी रेजिमेंट के अनुशासन को हिला दिया था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर एक आदमी बिना किसी निशान के पहाड़ों में कैसे गायब हो सकता है। बटालियन के भीतर डर और उलझन की एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। हताशा के उस माहौल में रात के 3 बजे एक सैनिक की नींद अचानक टूटी। कैंप के बाहर बर्फ पर भारी बूटों के चलने की आवाज गूंज रही थी। उसने खिड़की से झांका। वहां सन्नाटा था, लेकिन बर्फ पर नए पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। निशान सीधे मुख्य गेट की ओर जा रहे थे। उसने अपनी राइफल उठाई और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। गेट के पास पहुंचकर वह रुक गया। वहां कोई नहीं था, केवल हवा की एक ठंडी झोंका उसके चेहरे से टकराई। तभी रेडियो सेट पर एक धीमी सी चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहा हो। एक जवान ने हेडफोन कान पर लगाए। दूसरी तरफ से केवल भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसने नाम पुकारा, लेकिन जवाब में केवल एक ठंडी खामोशी थी। अगले ही पल गार्ड रूम की बत्ती झपकी और बुझ गई। बटालियन के अन्य जवान बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि चौकी के पास की बर्फ जमी हुई नहीं थी, वहां किसी के खड़े होने के स्पष्ट निशान थे। हरभजन सिंह का नाम एक बार फिर हवा में गूंजा, लेकिन इस बार डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी सिहरन थी। यह कोई मजाक नहीं था और न ही कोई भ्रम। रसद के बक्से अपनी जगह से हिले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें फिर से व्यवस्थित किया हो। पूरी रेजिमेंट के जवान एक दूसरे को देखने लगे। जिस आदमी को 3 दिन पहले मृत मान लिया गया था, उसकी मौजूदगी का एहसास अब हर कोने में था। सेना के इतिहास में यह पन्ना सबसे भारी साबित होने वाला था, क्योंकि जो गायब था वह अब पहरा दे रहा था। आज नाथुला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों पर एक मंदिर खड़ा है। वहां आने वाला हर सिपाही अपना सिर झुकाता है। हरभजन सिंह की ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, वह बस रूप बदल चुकी है। आज भी भारतीय सेना के जवान इस चौकी पर उनके लिए बिस्तर बिछाते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और उनकी वर्दी को प्रेस करके रखते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक विश्वास है। जब कभी सीमा पर कोई खतरा मंडराता है, तो गश्त पर निकले जवानों को अक्सर एक अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होता है। क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, या एक सिपाही का अपने देश के प्रति अटूट समर्पण है जो मौत की सीमाओं को भी पार कर गया है? इतिहास के पन्नों में वे गायब हैं, लेकिन सरहद की रखवाली में वे आज भी सबसे आगे तैनात हैं। लोग कहते हैं वे आज भी बर्फीली हवाओं में गश्त करते हैं, सचेत करते हैं और रक्षा करते हैं। क्या आप उस सच्चाई के लिए तैयार हैं जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया? क्या एक सैनिक का फर्ज वाकई मौत के बाद भी जीवित रह सकता है? अगली कहीं में हम उन गवाहों से मिलेंगे जिन्होंने सरहद पर उस साये को महसूस किया। यह रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं,
बल्कि एक अमर विरासत है जो आज भी नाथुला की पहाड़ियों में गूंज रही है। क्या आप भी उस साय को महसूस करना चाहेंगे?